Good morning, students. Myself, Dr. Santosh Kumar, एलवीएसएम कॉलेज। आज हम लोग 6th सेमेस्टर में पेपर साउदर्न कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख चर्चा और पहली चर्चा हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में करेंगे। आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका का द्वितीय पार्ट है। वास्तव में दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई थी, लेकिन आगे चलकर दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड से या सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होता रहा और आज वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि दक्षिण अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका का मानचित्र। दक्षिण अमेरिका की खोज अमेरिको वेस्पुकी, जो कि पुर्तगाल का नाविक था, उसने की थी और सबसे पहले वह दक्षिण अमेरिका ही पहुंचा था और इसके बाद होते हुए उत्तरी अमेरिका पहुंचता है। तो दक्षिण अमेरिका की स्थिति ये है मैप में। वास्तव में यह 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण। और पूरब में यह लगभग 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर पश्चिम में यह 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार काफी बड़ा है। तो इसी बृहद विस्तार के कारण इसको महाद्वीप की संज्ञा दी गई है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में यह है आपका कैरिबियन सागर, जो कि आप मैप में देख रहे हैं। ये कैरिबियन सागर है। इधर आपका अटलांटिक का हिस्सा है, पूरब में भी अटलांटिक का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन पश्चिमी तरफ चले जाइए तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसका पूरा का पूरा पश्चिमी तट पर एक उत्तर से दक्षिण हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको हम एंडीज कहते हैं। ये एंडीज का निर्माण वास्तव में नज़का प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराने के कारण हुई थी। और यही कारण है कि यह हिमालय पर्वत के समान एक नवीन मोड़दार श्रेणी है, जो खास करके वेनेजुएला ये है आपका वेनेजुएला से लेकर ये आपका बोलिविया तक 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। यानी अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें, ये दक्षिण अमेरिका है, तो वेनेजुएला से लेकर बोलिविया तक यह 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। आगे भी ये श्रेणी कुछ हद तक कायम रहती है, लेकिन आगे अर्जेंटीना, मध्य चिली के बाद ये एक एकल रूप में हो जाती है। तो इस तरह से यह दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तटीय संरचना है, जो कि एंडीज के रूप में है, पर्वतमाला के रूप में। इस एंडीज पर्वतमाला और समुद्र के बीच बहुत पतला तटीय मैदान है, बहुत पतला, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। और इसी एंडीज में कहीं कहीं क्या, ये इन तीनों पर्वत श्रेणियों के बीच में, ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां खड़ी हैं, इनके बीच में मध्यवर्ती मैदान है, जो कि बहुत संकरे हैं। इसी तरह से इसके कुछ भागों में, इसके पूर्वी हिस्से में पठार है, तो कहीं मैदान घाटियां हैं। तो यह एक तरह से तीनों तरह की स्थलाकृतियों का सम्मिलित क्षेत्र है। वास्तव में प्रमुखता पर्वत श्रेणी की है, लेकिन इस पर्वत श्रेणी के बीच बीच में मैदान और पठारों का भी विस्तार पाया जाता है। अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें, तो उसके पहले कुछ बातें हमें जान लेनी जरूरी है कि इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में कौन सा स्टेट है। और जैसे देखिए, इस दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश पीला कलर से जो दिखाया गया है, ये है आपका ब्राजील। ब्राजील के मध्यवर्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीच से उत्तर की ओर वाले हिस्से में, खास करके इसके मध्य हिस्से में, ये बहती है विश्व की सबसे बड़ी जल प्रदान करने वाली नदी अमेजन विविध तरह से एक प्रसिद्ध नदी है, जिसमें यह विश्व में सबसे ज्यादा घने वन या सबसे बड़े क्षेत्र के वन जो अमेजन की बेसिन में पाए जाते हैं, इसी अमेजन में पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं।
इस वन को सेल्वा वन कहते हैं। यह एक विषुवत-रेखीय वन होता है। इसी वन को विश्व का फेफड़ा भी कहा गया है। खैर, तो अमेजन, इधर अमेजन की उत्पत्ति को अगर आप देखें तो इसकी उत्पत्ति में कई ब्रांचेस काम करती है। ये देखिए, ये ब्रांचेस, ये आपको एंडीज से ही निकलती है, खास करके पेरू में। दूसरी ब्रांच जो है ये बोलिविया से निकलती है, ठीक है, यार्जी के रूप में। तीसरी ब्रांच जो शाखा है ये भी बोलिविया, इसका कुछ हिस्सा बोलिविया से निकलता है और अधिकतर बोलिविया और क्या कहते हैं ब्राजील में भी है। इसी तरह से कई ब्रांचेज इसमें आके जुड़े हैं। तो यह विश्व की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे ज़्यादा जल प्रदान करने वाली एक नदी है। तो इसके अलावा ये दूसरा स्टेट फ्रेंच गुयाना, तीसरा इस फ्रेंच गुयाना के बगल में सूरीनाम है, सूरीनाम के बगल में गुयाम है, गुयाम के बगल में वेनेजुएला है, इधर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, ठीक है। इसी तरह से सेंट जॉर्जिया, यहीं पर वास्पुकी सबसे पहले पहुंचा था और यहाँ से ये वेनेजुएला गया, फिर वेनेजुएला से होते हुए उत्तरी अमेरिका की ओर गया और इसी के नाम पर इस पूरे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित रूप से अमेरिका कहा गया। बाद में उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी अमेरिका कहलाया और यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित होने के कारण दक्षिण अमेरिका कहलाया। इसी तरह से वेनेजुएला के बगल में कोलंबिया है, कोलंबिया के बगल में एक छोटा सा देश है इक्वेडोर, जो कोलंबिया और पेरू के बीच में है। अब इसी तरह से पेरू तटीय क्षेत्र पे है और पेरू चिली से मिलता है, जो यहाँ पर इसकी सीमा है दोनों की, पेरू और चिली की। पेरू और चिली की सीमा के साथ जो देश लगा हुआ है उसको कहते हैं बोलिविया। ये कोलंबिया था, ये बोलिविया। अब नीचे की ओर देखिए तो इसमें इस चिली के ठीक पूरब की ओर अर्जेंटीना स्थित है। अर्जेंटीना के ऊपर जो है पराग्वे स्थित है और इधर पूरब की ओर उरुग्वे। तो उरुग्वे और पराग्वे ये दोनों देश अर्जेंटीना से लगे हुए हैं। अगर आप पूरे मानचित्र को ध्यान से देखें तो इस अर्जेंटीना की आकृति ब्राजील की संपूर्ण आकृति के लगभग बराबर है, लगभग समांतर रखता है, पूरा नहीं लेकिन लगभग समांतर रखता है। सबसे दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणी भाग में ये देखिए, ये है जो कोण के सदृश से निकला हुआ हिस्सा है। इसमें ये पूरब वाला हिस्सा अर्जेंटीना का पार्ट है, लेकिन ये पश्चिम वाला हिस्सा जो है ये पेरू का पार्ट है। इस पूरे हिस्से को टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं। इसी में ये आगे निकला हुआ हिस्सा केप हॉर्न कहलाता है, जो कि फेमस है। इसके ठीक आगे ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, वास्तव में ये फॉकलैंड आइलैंड है। ये बड़ा प्रसिद्ध आइलैंड है। यहाँ यह पड़ाव देता है, यह रुकने के लिए स्थान देता है जहाज़ों को। इसके अलावा समुद्री जलवायु के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है। ये यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, बाद में उसने इसको मुक्त किया था, अभी भी है यूनाइटेड किंगडम के अधीन, यानी इस पर ब्रिटेन का ये उपनिवेश है। इसी तरह से एक और टोबैगो मैं शुरू में बताया था, पोर्ट ऑफ स्पेन, हाँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इसकी राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ ऐसे क्या कहते हैं, कैरिबियन सागर में अनेक छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं जो प्राकृतिक महत्ता, प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सामरिक महत्ता भी रखते हैं। तो ये था आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को पढ़ने के पहले इसके बारे में कुछ जानना जरूरी था। तो ये बातें थी दक्षिण अमेरिका के बारे में। अब हम अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें और मैप बनाकर देख लें तो ये रहा दक्षिण अमेरिका। तो इसके कुछ हिस्से में खास करके अमेजन तो ये निकलती है, ये ब्राज़ील का पोर्शन है पूरा। तो ये उच्च भूमि ब्राजीलियन उच्च भूमि कहलाती है, जो कि हाईलैंड है। वास्तव में यह एक पठार है। रॉक एंडीज जो है इस तटीय क्षेत्र के किनारे किनारे फैली हुई है, सबसे लंबी श्रृंखला है, 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इसके बाद इसी में इसमें अमेजन बेसिन की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अमेजन बेसिन का है। लेकिन इसके ऊपर की अगर हम बात करें, खास करके इक्वेडोर में नहीं, वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में उपोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, खास करके ये हिस्सा
इस उपोष्ण घास के मैदान को कहते हैं लानोस। लेकिन इस ब्राजील की उच्च भूमि पर जो घास का मैदान मिलता है, उपोष्ण घास का मैदान, ठीक है, इस उपोष्ण घास के मैदान को कहते हैं कैंपोस। ठीक है। और अमेजन बेसिन में जो वन मिलते हैं, इसी वन को कहते हैं सेल्वा वन। सेल्वा वन एक विषुवत रेखीय वन है जो कि सालों भर शीताद्र यानी कि उष्ण और आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। इसी सेल्वा वन को विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। खैर, इसके अलावा, हाँ, इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही उपयुक्त मानचित्र है दक्षिण अमेरिका का, जो इसके प्राकृतिक स्वरूपों का वर्णन करने में सक्षम है। ये दक्षिण अमेरिका का, ये आपको एंडीज, सेल्वास, कैंपोस, लानोस, ग्रान चाको, पंपास, प्रियरीज, इन सब को अलग अलग करके जलवायु के अनुसार इन क्षेत्रों को दिखाया है। इसके आगे अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो इसमें ये ब्राजीलियन हाईलैंड के नीचे जैसे हम उतरते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है पराग्वे, और दूसरी नदी इसकी सहायक पराग्वे और उरुग्वे, दूसरी नदी है पराग्वे की सहायक पराना। पराना और पराग्वे के मिलने से जो मैदान इस क्षेत्र में बनता है, इसको पराग्वे पराना मैदान, पराग्वे पराना मैदान, या इसी मैदान को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं ला प्लाटा का मैदान। इस ला प्लाटा के मैदान की अगर हम बात करें तो इसका ये उत्तरी हिस्सा, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस उत्तरी हिस्से का, इस उत्तरी हिस्से को ग्रान चाको मैदान कहा गया है, जबकि इसके नीचे ये पूरा का पूरा क्षेत्र ला प्लाटा ही है बीच में, और दक्षिणी हिस्सा जो है ये कहलाया पंपास का मैदान। तो इस पंपास का मैदान, ग्रान चाको मैदान और ला प्लाटा का मैदान, ये तीनों इसके भाग हैं। ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे तीनों में मिलकर फैला हुआ है। वास्तव में पराना नदी और पराग्वे नदी दोनों नदियां मिलकर आगे जिस मुहाने को बनाती हैं उसको हम रियो ग्रांडे नहीं, रियो ला प्लाटा का डेल्टा कहते हैं। इसके नीचे जब आप उतरेंगे तो ये हिस्सा जो है ये कहलाता है, ये पठार जो है पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया पठार कहलाता है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, पूरी पश्चिमी श्रेणी एंडीज श्रृंखला है। इस एंडीज श्रृंखला और समुद्र के बीच में बहुत पतला तटीय मैदान स्थित है पूरे अमेरिका में। इसके पूरब की बात करें तो कुछ क्षेत्र मैदानी है जैसे अमेजन बेसिन, फिर आपका रियो ला प्लाटा या ला प्लाटा का मैदान। लेकिन इसके बीच दोनों बृहद, सबसे बड़ा मैदान ब्राजील का मैदान है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ला प्लाटा का मैदान है। इस दोनों के बीच में ब्राजील मैदान और ला प्लाटा के मैदान के बीच में ये ब्राजीलियन उच्च भूमि स्थित है, और ब्राजीलियन उच्च भूमि और क्या कहते हैं कि दक्षिण में ये ला प्लाटा का मैदान, और ला प्लाटा के दक्षिण में आपका पेंटागोनिया का पठार। तो पठार मैदान इस तरह से क्रम में फैले हुए हैं, और ये सभी पठार मैदान, और इसके ऊपर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बोलिविया का पठार, वेनेजुएला का पठार, वेनेजुएला पठार।
इसी वेनेजुएला पठार पर लानोस घास के मैदान मिलते हैं। और जबकि ब्राजीलियन उच्च भूमि पर जो घास के मैदान मिलते हैं उसको कैंपोस घास कहते हैं। इस अमेजन बेसिन में पूरा जो विश्वतरेखीय उष्णार्द्र जलवायु में पलने वाले जो वृक्ष मिलते हैं, वनस्पतियां मिलती हैं, विश्वतरेखीय वन मिलते हैं, जिसको हम सेल्वा वन कहते हैं। ये कई बार ये सारे नाम एग्जाम में पूछ चुके हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह की जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये कुछ भौतिक स्वरूप थे जो हमने मानचित्र के थ्रू बताया। अब मैं आपको वर्बली बताऊंगा, जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये मैं आपके क्लास में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसे देखिए और आगे समझिए 6th सेमेस्टर के लिए। थैंक्स।